हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपने जो भी आज का टारगेट बनाया होगा उसे आप पूरा कर रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे शुरू से पॉलिटी लिया है, जिसमें हमारा भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमें पहले ये सब याद होना चाहिए कि कब कौन आया था, कौन सा कमीशन लागू हुआ था, कौन सा आयोग बना था, कौन सा योजना था। तो हमें ये सारा याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट की। तो रेगुलेटिंग एक्ट हमारा 1773 में, और पीट्स इंडिया एक्ट की बात करेंगे तो 1784 ईस्वी में। भारतीय शासन अधिनियम की बात करेंगे तो 1919 में, और साइमन कमीशन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1927 ईस्वी में भारत में आया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में। भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। क्रिप्स मिशन हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1946 में, और राजगोपालचारी फार्मूला 1944 में। क्रिप्स मिशन 1942। और वेबल योजना की बात करेंगे तो 1945, और कैबिनेट मिशन की बात करें तो 1946। ये हमारा सारा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। और माउंट बेटन योजना की बात करेंगे तो 1947 में, और बाल्कन प्लान भी 1947। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, आप तो ये सब तो आप जानते ही हैं, 1947 में। अब हम बात करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में क्या क्या हुआ था आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। तो अगर हम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की बात करेंगे तो इसमें जो बंगाल के गवर्नर होते थे उनको पहले गवर्नर कहा जाता था। तो इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल कहा गया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में पूछता है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कि पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। ये याद नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन जो पहला है हमारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया, ये हमें याद होना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके बाद सेकंड है, पहली बार इसी एक्ट में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, जो कोलकाता में हुआ था, कलकत्ता में। जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्फे। ये भी एग्ज़ाम में आर के एग्ज़ाम में और एक तो एग्ज़ाम में पूछ चुका है क्वेश्चंस, तो इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। और जिसमें 3 मुख्य अन्य न्यायाधीश थे। ये याद रहे या ना रहे, लेकिन जो हमारा पहला उच्चतम न्यायालय कहाँ पे बना था? तो कलकत्ता में। और उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्फे। अब हम बात करेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो इसका हमें डेट भी याद होना चाहिए। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है 1781 में आया था। और इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ था कि राजस्व मंडलों की स्थापना हुई थी। इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, राजस्व मंडलों की स्थापना की गई थी। अब हम बात करेंगे कि इस एक्ट के द्वारा जो कलकत्ता सरकार है उसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तीनों हमें याद होना चाहिए कि किसको किसको विधि के लिए बनाने के लिए अधिकार मिला था। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाना, मतलब कि कलकत्ता जो सरकार है वो तीनों इन प्रांतों के लिए भी विधि, जो भी नियम है उसको बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ था। अब बात करेंगे हम पिक्ट्स इंडिया एक्ट। तो ये कब हुआ था? 1784 में। ये पहले हमें डेट याद होना चाहिए। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि दोहरे जो शासन है, दोहरा शासन का प्रारंभ किस में हुआ था? तो पिक्ट्स इंडिया एक्ट में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल की जो परिषद को युद्ध, संधि, सैन्य शक्ति, राजस्व आदि देशी रियासतों की अनुमति मिल गया था। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मत देने का अधिकार गवर्नर जनरल को प्राप्त हो गया था। तो 1773 एक्ट में क्या हुआ था कि जो हमारे गवर्नर है बंगाल के, उनको गवर्नर जनरल कहा गया। और पिक्स इंडिया में क्या हुआ कि उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया। और मद्रास और बॉम्बे को, प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल को अधिकार प्राप्त हो गया। अब हम बात करेंगे 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम। इसमें कंपनी का भारतीय व्यापार को अधिकार समाप्त कर दिया गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी जब मैंने कल RWA का मॉक टेस्ट दिया था तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था कि कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त किस एक्ट के तहत हुआ था? तो 1813 का चार्टर अधिनियम। अब ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति मिल गई थी कि ईसाई लोग भी आकर भारत में अपना जो भी उनका धर्म है उसको प्रचार कर सकते हैं।
और सेकेंड हमारा बन जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि भारतीय शिक्षा पर वार्षिक रूप से कितने लाख रुपए दिया जाता था, तो 1 लाख रुपए। कंपनी का मतलब कि भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त हो गया था, लेकिन जो चीन है उसके साथ चाय का व्यापार जो था वो समाप्त नहीं किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा है कि किस एक्ट के तहत चीन के साथ जो व्यापार है वह चाय का व्यापार है वह समाप्त नहीं किया गया था, तो 1813 का चार्टर अधिनियम। अब हम बात करेंगे कंपनी के लाभांश को कितना रखा गया था, तो 10.5%, ये भी याद होना चाहिए। अब हम बात करेंगे 1833 का अधिनियम। 1833 का अधिनियम, तो इसमें क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए बजट, तो बजट आया है तो हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट बन ही जाता है कि किस अधिनियम के तहत में गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए बजट बनाने का अधिकार हो गया था, तो 1833 का अधिनियम। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो 1600 में आई थी, इसका जो व्यापारिक विशेषाधिकार है उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। और इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद द्वारा जो है दासता, मतलब जो हमारी गुलामी होती है, उसको क्या हुआ था कि अवैध घोषित कर दिया गया था। लेकिन दास प्रथा का जब उन्मूलन हुआ, कब हुआ था, तो 1843 में। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये भी बन जाता है कि एक विधि आयोग की स्थापना किसमें की गई थी, तो 1833 का अधिनियम में एक विधि आयोग की स्थापना की गई थी, जिसमें जो गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अभी तो ब्रिटिश का शासन था तो उसमें ब्रिटिश लोगों को ही मतलब कि जो भी गवर्नर जनरल ऐसा बनाया जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। इसमें ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। और जब गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है तो उसमें पूछता है हमारा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये भी हमें याद होना चाहिए। और भारतीय क्षेत्र को जो महामहिम हैं उनके उत्तराधिकारियों के लिए ट्रस्ट के रूप में भी रखा गया था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन आप फिर भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और भारत में यूरोपीय लोगों को बसने के लिए अनुमति दी गई थी, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब बात करेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है कि पहली बार विधान परिषद की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया था, तो 1853 का चार्टर। आपको एक कॉपी पे नोट करके 1-2 दिन के बाद आपको ये देखने से ही याद हो जाएगा, रटने से याद नहीं होगा। 2-4 बार देखेंगे, 10 मिनट का भी टाइम मिलता है, आप 10 मिनट में सारा एक बार पढ़ लीजिए, आपको ज़रूर याद हो जाएगा। और विधायी जो कार्य है उसको प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया था। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है कि सिविल, जो हमारा सिविल सेवकों के चयन और भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा किस में था, तो 1853 में। ये हमें याद होना चाहिए। और इसके लिए ही एक मैकाले समिति बनाई गई थी। मैकाले समिति से हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैकाले समिति जो किससे संबंधित थी, तो शिक्षा से संबंधित थी। अब हमारा नेक्स्ट है 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो इसमें क्या हुआ था कि जो हमारा पिक्स एक्ट इंडिया है 1784 में, उसमें हमारा दोहरा शासन प्रारंभ हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि उसको दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि 1773 में हुआ था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि पिक्स इंडिया एक्ट में 1784 में हुआ था, उसको भी एक क्या हुआ, समाप्त कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और जो भारत की सत्ता है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया, ब्रिटिश के हाथ में चला गया। और भारत में क्या हुआ कि एक नए पद भारत सचिव तथा उसकी सदस्यता के लिए 15 सदस्य का आयोग बना। अब इसमें क्या हुआ कि भारत को जो गवर्नर जनरल थे, अभी क्या हुआ था कि 1833 में क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो फिर 1853 में क्या हुआ कि 1858 में क्या हुआ कि भारत का जो गवर्नर जनरल है वो वायसराय बन गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तो कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। ये हमें याद होना चाहिए। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कितनी बार एग्जाम में पूछ चुका है कि पहली बार बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो जेम्स विल्सन ने। और कितने सन में, तो 1860 में। ये हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमें याद होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट है 1861 का भारतीय परिषद एक्ट। तो इसमें क्या हुआ कि विभागीय प्रणाली की स्थापना हुई और भारत में मंत्रिमंडल, इसमें इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि भारत में जो मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और किस अधिनियम में,
तो 1861 के भारत परिषद एक्ट में हुआ था। और हमारा केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की हुआ था। और पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया भारत में भी, मतलब उनको मिल गया कि भारत भी अपना कानून बना सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कब समाप्त हो गई, तो 1 जनवरी 1874 में। और कब आई थी, तो 1600 ईस्वी में। अब यहाँ पे हमारे लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है कि 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि भारत का जब ये घोषणा हुआ था तो किसको, मतलब कि भारत की सामग्री, मतलब कि जैसे सम्राट होता है व्यक्ति के लिए, मतलब कि पुरुष के लिए सम्राट कहा जाता है, वैसे उसका स्त्रीलिंग क्या है, सामग्री। तो भारत का जो सामग्री किसे बनाया गया था, महारानी विक्टोरिया को। ये भी हमें याद होना चाहिए। अब हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो इसमें हमारा क्या था, सबसे पहले ये याद होना चाहिए, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। और बजट पे जो वाद विवाद होता है, प्रश्न पूछने का है, इसमें क्या हुआ कि इसमें अधिकार मिल गया कि कोई भी जो भी हमारा बजट है उसमें वाद विवाद, प्रश्न पूछने, बजट पर मत देने के लिए अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जाने की अनुमति मिल गई थी। अब हमारा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे कभी कभी ए भी पूछ देता है, नहीं तो पूछता है मार्ले मिंटो अधिनियम कब आया था। तो इसको ही क्या कहते हैं, भारत परिषद अधिनियम को ही मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। इसकी रिपोर्ट किसने दिया था, तो सर अरुंडेल ने। ये भी याद होना चाहिए, इनका नाम याद होना चाहिए, बहुत सारे एग्जाम में पूछा है। और क्वेश्चन पूछता है कि किस अधिनियम का मतलब कि लोगो था कि फूट डालो और राज करो। तो ये भारत परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 का था। एक क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो सांप्रदायिकता है उसका जनक कौन है, तो लॉर्ड मार्ले। ये याद होना चाहिए। और पहली बार जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को शामिल किया गया था, उनका नाम क्या था, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कि पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को शामिल किया गया था, उनका नाम क्या था, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति की गई थी। और इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक कम से कम 10 बार एग्जाम में पूछ चुका होगा कि मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो मार्ले मिंटो या भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो अधिनियम 1909। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो ये आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। और मार्ले मिंटो 1909 अधिनियम के तहत ही जो पहली बार इंग्लैंड में जो भारतीय परिषद की स्थापना हुआ था, उसमें भी 2 भारतीय शामिल थे। तो उनका नाम क्या था, तो केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। यदि अगर पेपर को हार्ड बनाना होगा तो एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ सकता है कि जब इंग्लैंड में जो भारतीय परिषद की स्थापना हुआ था उसमें कितने भारतीय थे या उन भारतीयों का नाम क्या था, ये भी पूछ सकता है। तो ये अधिनियम सबसे कम समय तक चला था, तो ये हमें याद होना चाहिए। अब हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सारे इसमें जितने भी अधिनियम हैं वो सारे महत्वपूर्ण हैं। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, देखिएगा कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेगा। तो भारत शासन अधिनियम 1919 या मार्टिंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जैसे वो भारत शासन अधिनियम 1909 का मार्ले मिंटो था, वैसे ही कभी कभी एग्जाम इन्हें पूछकर मार्टिंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था ये भी पूछ सकता है। तो ये डेट हमें याद होना चाहिए। इसमें सबसे पहले क्या हुआ था कि इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन की स्थापना किया गया था और द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी, ये हमें याद होना चाहिए। और द्वैध शासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, लियोनेल कार्टिस। इनकी पुस्तक का नाम डायरकी था, ये हमें याद होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। और प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था। और भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी और पहली बार प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था। और लोकसभा व राज्यसभा की स्थापना या गठन किसमें हुआ था, भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें 2 हमारे विषय शामिल थे। ये आर के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है इनसे क्वेश्चंस कि कौन कौन से विषय हस्तांतरित विषय हैं और कौन कौन से आरक्षित विषय हैं। एक बार आप इन सबको देख लीजिए। तो हस्तांतरित में आते हैं शिक्षा, स्थानीय स्वायत्त शासन, पुस्तकालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग। और आरक्षित में हमारा रक्षा, विदेशी मामले, टैक्स, भूमि, अकाल, न्याय, पुलिस, सार्वजनिक। इस अधिनियम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया था, असंतोषप्रद और निराशाजनक। तो ये भी एग्जाम में पूछा है कि
किसने किस अधिनियम को असंतोषप्रद और निराशाजनक भी कहा जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1919, मार्टेंग्यू चेसफोर्ड सुधार अधिनियम को। अब हमारा लास्ट है भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसमें क्या हुआ था कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ था। तो ये हमें याद होना चाहिए, कितनी बार एग्जाम में पूछ चुका है कि किस अधिनियम के तहत द्वैध शासन केंद्र में लगाए गए थे। तो भारत शासन अधिनियम में। और इसी में हमारा रिजर्व बैंक की स्थापना जो कि 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, तो इसी के तहत हुआ था। और संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था। और वर्मा को ब्रिटिश से अलग करके 2 नए राज्य प्रांत बनाए गए थे। तो ये हमें याद होना चाहिए, कौन कौन से थे? सिंध और उड़ीसा। और इस एक्ट में 14 भाग 10 अनुसूचियाँ थी, ये भी हमें याद होना चाहिए। और अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा गया था। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है कि एक क्वेश्चन पूछता है कि किस अधिनियम को नेहरू जी ने दासता का घोषणा पत्र कहा गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को दासता का घोषणा पत्र कहा गया था। और यह अधिनियम बिना ब्रेक वाले इंजन रहित गाड़ी के है, इन्होंने भी कहा था इसके लिए भी। और मदन मोहन मालवीय ने इस एक्ट को ऊपर से लोकतांत्रिक और अंदर से खोखला कहा था। अब हमारा लास्ट है, इसके बाद हमारा संवैधानिक विकास कैसे हुआ था उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये तो सभी को याद है। इसमें क्या हुआ था कि 2 डोमिनियन हैं, उसमें किसका किसका स्थापना किया गया था? भारत और पाकिस्तान का। और जो हमारा वायसराय का जो पद है उसको समाप्त करके, और वायसराय का पद समाप्त करके गवर्नर जनरल बना गया था। तो भारत का जो गवर्नर जनरल है कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन बना था 1947 में? मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप भी अपनी कॉपी में मेरी तरह नोट करके आप उसे डेली 10 मिनट देख सकते हैं, जिससे आपको सारे क्वेश्चन याद हो सकते हैं।